सिस्टमिक पैथोलॉजी का अगला चैप्टर है लिवर हिपैटोबिलियरी सिस्टम। बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो लिवर में जो स्ट्रक्चर होता है वो है हेक्सागोनल लोब्यूल। उसके सेंटर में पाया जाता है सेंट्रल वेन और पेरिफेरी पे तीन चीजें मिलकर बनाती हैं पोर्टल ट्रायड। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो सारे सेल्स बनाते हैं जिनका नाम है हिपैटोसाइट्स। पर इन हिपैटोसाइट्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो अगर ये एक रो है हिपैटोसाइट्स की और एक ये और रो है तो इनको ब्लड सप्लाई देने के लिए हमारे पास है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड सिंपल भाषा में ब्लड वेसल का एक नाम है। तो साइनोसॉइड्स के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? दीज आर नोन एज द कफर सेल्स। आई एम श्योर एवरीवन नोज कफर सेल्स, हमने पहले भी पढ़ा है। कफर सेल्स क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर आर नोन एज कफर सेल्स और वो साइनोसॉइड्स में पाए जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन रही है। एक तरफ हो गए हिपैटोसाइट्स और एक तरफ हो गए साइनोसॉइड्स, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक स्पेस बनती दिखाई दे रही है, इस स्पेस का नाम है स्पेस ऑफ डिसी। सो प्लीज याद रखना दैट स्पेस ऑफ डिसी एक तरफ हिपैटोसाइट से बनता है और एक तरफ साइनोसॉइड से बनता है। और स्पेस ऑफ डिसी पे कौन से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 जो जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था, दैट अमाइलॉइड डिपोजिशन लिवर में कहाँ पे होता है? स्पेस ऑफ डिसी में। और इसी स्पेस ऑफ डिसी में दो सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है आइटोसेल्स और स्टेलेट सेल्स। तो एक्चुअली आइटोसेल या स्टेलेट सेल, कुछ भी बोलो, वो सेल एक ही है, पर वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेम इंसान हो, पर जब आपका एग्जाम 1 साल दूर होता है तो आप थोड़ा सा धीरे आराम से पढ़ते हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो, और यही एग्जाम जब 1 महीना दूर होता है तो आप हाइपर एक्टिव मोड में आके ज्यादा पढ़ाई करते हो। तो आइटोसेल और स्टेलेट सेल सेम चीज है, बट आइटोसेल है जो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है, जो खाएगा पिएगा रिलैक्स करेगा। तो मतलब इसका एक ही काम है, दैट इज विटामिन ए स्टोरेज। जितने भी आप समर्स में मैंगोज खाते हो, मैंगोज में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है, वो सारा आइटोसेल्स में जाता है। बट यही सेल अगर हाइपर एक्टिव हो जाए तो इसे बोलेंगे स्टेलेट सेल। स्टेलेट सेल हाइपर एक्टिव होकर क्या काम करता है? कोलेजन फॉर्मेशन। और अभी आगे जाके हम कोलेजन फॉर्मेशन सिरोसिस में ज्यादा पढ़ेंगे। ये जो दोनों सेल्स, या एक ही सेल आप बोल लो, ये प्रेजेंट होता है स्पेस ऑफ डिसी में। इसके अलावा लिवर में एक और सेल है, दैट इज स्टेम सेल, जो कि हम जानते हैं कि लिवर रीजेनरेट कर सकता है, तभी आप लिवर डोनेट भी कर सकते हो, पार्ट ऑफ लिवर। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनका नाम होता है ओवल सेल्स एंड दे आर फाउंड इन द कैनाल्स ऑफ हेरिंग। तो अगर क्विकली हमें रिवाइज करना हो, अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो, तो एक तरफ होते हैं हिपैटोसाइट्स, दूसरी साइड होते हैं ब्लड वेसल जैसे साइनोसॉइड, और इन दोनों के बीच की स्पेस को बोला जाता है स्पेस ऑफ डिसी। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं दोज आर नोन एज द आइटो और द स्टेलेट सेल, एंड साइनोसॉइड्स में जो सेल मिलता है दैट इज द मैक्रोफेज और द कफर सेल्स। ये था पूरा एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट अस कम टू द फिजियोलॉजी, एंड वी नो फिजियोलॉजी इज अबाउट बिलिरुबिन। तो जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, तो उसको पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो जब किसी भी मरीज को पीलिया की शिकायत होती है तो आप उसके ब्लड रिपोर्ट में क्या देखते हो कि किस तरीके का बिलिरुबिन बढ़ा है। तो अगर पेशेंट का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा है, जो कि ज्यादातर ब्लड रिपोर्ट्स में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से लिखा जाता है, तो ये एक तरीके का जॉन्डिस है जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। दूसरा है जिसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है, जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो दोनों कैटेगरीज में आपको पढ़ने हैं। रिमेंबर, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ाता है। ड्यूबिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ाता है। और याद करने का तरीका, डॉक्टर्स मतलब DR, ड्यूबिन जॉनसन एंड रोटर, डॉक्टर्स को हमेशा साथ में यूनिटी में रहना चाहिए, कॉन्जुगेट होकर रहना चाहिए। सो डॉक्टर्स आर कॉन्जुगेटेड। तो पहले हम इन्हीं 4 सिंड्रोम से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ेगा? क्रिगलर नाजार एंड गिलबर्ट। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सिंपल शब्दों में समझो तो कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कॉन्जुगेशन? क्योंकि जो कॉन्जुगेशन वाला एंजाइम है वो नहीं था। तो कौन सा एंजाइम होता है जो कॉन्जुगेशन कराता है? इट इज UGT। फुल फॉर्म क्या है? UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। कॉन्जुगेशन कराने का काम इस एंजाइम का होता है, और अगर ये एंजाइम नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर ये एंजाइम बिल्कुल ही नहीं है, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ UGT, कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसमें 0 UGT लेवल्स है, तो उस पेशेंट को होगा क्रिगलर नाजार टाइप 1। और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा मरीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 100% फेटल डिसऑर्डर। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो या तो इंट्रायूट्राइन डेथ
या स्टिल बर्थ के साथ आपको मिलेंगे। तो आपको कभी भी एक 5-10 साल का मरीज नहीं मिलेगा जिसको क्रिगलर नाजार हो, बिकॉज ये ऑलरेडी इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। दिस इज 100% फेटल। क्यों? क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी यूजीटी नहीं है। पर यदि कोई मरीज है जिसके पास थोड़ा सा यूजीटी है और थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब पार्शियल डेफिशिएंसी है, तो उसे बोला जाएगा क्रिगलर नाजार टाइप 2। तो थोड़ा सा यूजीटी तो है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, बाकी जो यूजीटी नहीं है उसके लिए आप कोई ड्रग दे दो। तो इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए फार्माकोलॉजी में ये ड्रग का नाम आप पढ़ोगे, दैट इज फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन ड्रग क्या करता है कि जो यूजीटी के लेवल्स है वो थोड़े से बढ़ा देता है। तो थोड़ा मरीज के पास था, थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया तो मरीज सर्वाइव कर जाएगा, दैट इज क्रिगलर नाजार टाइप 2। गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ वेरी वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है या इतनी कम मात्रा में ये मिसिंग होता है कि मरीज को ज्यादातर जिंदगी में पता भी नहीं होता कि उसे ये डिजीज हो रही है। सो एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज एसिम्टोमेटिक, इट इज अ वेरी वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी। बट हाँ, कभी अगर मरीज को कोई स्ट्रेस आया, जैसे कि आप मान लें कि बहुत ज्यादा हाई फीवर हुआ, या फिर अगर एक फीमेल है जो वैसे उसको नहीं पता था ये डिजीज है, बट अब जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो हो सकता है स्ट्रेस के सिचुएशन में ये डिजीज दिखनी शुरू हो जाए, सिम्टम्स और जॉन्डिस दिखना शुरू हो जाए। तो हाँ, स्ट्रेस में ये मैनिफेस्ट करेगा, बट वैसे डेली लाइफ में ये पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो बिल्कुल भी यूजीटी नहीं है, CN1। थोड़ा सा यूजीटी है, थोड़ा सा मिसिंग, तो CN2। और वेरी वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी तो गिलबर्ट। ये दोनों थे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के कॉजेज। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के कॉजेज, जिसमें आते हैं DR। तो इसमें मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने का ये मतलब हुआ कि कॉन्जुगेशन वाले एंजाइम ने तो अपना काम कर दिया, यूजीटी ठीक था, उसने अपना काम कर दिया, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया। बनने के बाद उसके एक्सक्रीशन में दिक्कत आ रही है, देयर इज एन एक्सक्रीशन डिफेक्ट। तो दो डिजीजेस आएंगी, डॉक्टर ड्यूबिन जॉनसन एंड रूटर। एग्जैक्ट प्रोटीन का डिफेक्ट अगर याद करें तो ड्यूबिन जॉनसन में MRP2 डिफेक्ट होता है, और जो हमारा रोटर सिंड्रोम है इसमें ATP प्रोटीन फैमिली का डिफेक्ट होता है। दिस इज समथिंग विच यू ओनली हैव टू लर्न इफ यू आर एन INICET एस्पिरेंट, दैट इज ड्यूबिन जॉनसन MRP2 डिफेक्ट, रोटर इज ATP फैमिली डिफेक्ट। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका इज दैट ड्यूबिन जॉनसन में आपको मिलेगा D for D, डार्क पिगमेंटेड लिवर। रोटर में कोई पिगमेंट नहीं होगा, ड्यूबिन जॉनसन में डार्क पिगमेंटेड लिवर होगा। और क्वेश्चन आएगा कि ये पिगमेंट किस चीज से बना होता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, एंड दैट इज एपिनेफ्रिन। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ कमिंग बैक, ये थे हमारे 4 सिंड्रोम्स। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। इनहेरिटेंस वाइज ये सारे सिंड्रोम्स होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। बट क्रिगलर नाजार टाइप 2 को आप कैसे लिखते हो? 2। तो 2 वाला कैसा है? 2 वाला 2 मतलब डोमिनेंट। बाकी सारे क्रिगलर नाजार टाइप 1, गिलबर्ट, ड्यूबिन जॉनसन, रोटर, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, बट 2 वाला डोमिनेंट है। अब इसमें एक चीज याद करनी है कि कई बार एक ही बार ये क्वेश्चन आया था, रेयरली कुछ ऐसे केसेस होते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम के जो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं। तो गिलबर्ट दोनों कैटेगरीज में कभी कभी आता है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव। क्रिगलर नाजार टाइप 2 इज ऑलवेज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, अब इसके अलावा और क्या कॉजेज होते हैं? सिंड्रोम्स को साइड रखें तो और कॉजेज, व्हेनेवर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया मतलब आरबीसी का टूटना। आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन निकलेगा, मतलब बिलिरुबिन बनेगा। तो हीमोलिटिक अनीमिया में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट कॉजेज, अगर किसी के लिवर या बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मतलब कॉन्जुगेशन तो हुआ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं जा पाया। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी? 4 रीजंस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन होने के। SSCC सबसे पहले, या तो बाइल डक्ट में कोई स्टोन था इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या फिर कोई स्ट्रिक्चर बना हुआ था, या फिर वहां कोई कैंसर के ग्रोथ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या फिर कोई पैरासाइट वहां जाके बैठ गया। एंड ये पैरासाइट, यू स्टडी दिस इन माइक्रो ट्रीमाटोड के चैप्टर में पढ़ते हो, क्लोनोर्किस। तो इन 4 रीजंस की वजह से SSCC, स्टोन, स्ट्रिक्चर, कैंसर, क्लोनोर्किस, ये 4 चीजें ऑब्स्ट्रक्शन कराएंगी, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। इसके अलावा जब भी मरीज को बिलियरी डिजीजेस होंगी, बिलियरी डिजीजेस में 2 आती है, PBC और PSC, ये भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ाती हैं। सो व्हाट इज PBC? PBC स्टैंड्स फॉर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस भी बोलते हैं, सिरोसिस भी बोलते हैं। तो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड PSC इज प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो इन डिजीजेस में लेट्स गो क्लिनिकली।
सबसे पहले एज वाइज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एक बड़े पेशेंट में होगा एंड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस एक स्मॉल या छोटे पेशेंट में होगा। मतलब बड़ा मीन्स कि दिस इज समथिंग विच यू विल सी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 years and PSC is something that you will see small छोटा that is somewhere around 30 years। दोनों की एंटीबॉडी PBC is associated with AMA antibody and ANA antibody। AMA ANA तो पता ही है ना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। AMA stands for एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। AMA की जगह अगर हम इसे अम्मा याद कर ले तो हमें फीमेल जेंडर, मदर अम्मा फीमेल जेंडर याद आएगा। तो ये डिजीज ज्यादातर फीमेल्स में होती है। ऑन द अदर हैंड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस की एंटीबॉडी है पी एंका। सबसे पहले पी एंका को अगर पापा की तरह पढ़े तो ये डिजीज ज्यादातर मेल्स में पाई जाती है। तो अम्मा वाली डिजीज फीमेल्स में और पी एंका पापा वाली मेल्स में। पी एंका एंटीबॉडी हमने इंटेस्टाइन में भी कहीं पढ़ा था दैट दिस इज बीन सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मतलब अगर एंटीबॉडी सेम है तो एक ही मरीज में पीएससी भी होगा और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होगा। तो ये दोनों जो डिजीजेस हैं यूसी और पीएससी ज्यादातर सेम मरीज में सेम वक्त पे पाई जाती है। सिमिलरली पीबीसी के मरीज को और क्या होने के चांसेस होते हैं? इट हैज बीन एसोसिएटेड विद जॉग्रेन सिंड्रोम। सो रिमेंबर पीबीसी विद जॉग्रेन एंड पीएससी विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जो बचा है दैट इज रेडियो और पैथोलॉजी में किसमें चेंजेस दिखेंगे? सारे चेंजेस हमेशा पीएससी में दिखते हैं। रेडियोलॉजी में आपको दो वर्ड्स याद करने हैं, प्रूनिंग और बीडिंग ऑफ द बाइल डक्ट। प्रूनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप देखते होंगे कि पेड़ की ऊपर की जो टहनियां होती हैं उसको हम काट देते हैं ना, उस काटने को ऊपर से उसकी जो छटाई करी जाती है उसे बोला जाता है प्रूनिंग। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो जैसे पेड़ की ऊपर की जो शाखाएं आपने काटी हैं उसे प्रूनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस बाइल डक्ट और इस फोटो को कंपेयर करो तो ऐसे लग रहा है बाइल डक्ट के ऊपर से प्रूनिंग की गई है। तो सबसे पहली चीज प्रूनिंग होगा। दूसरा अगर ध्यान से देखो तो कुछ कुछ जगहों पे आपको ऐसे बीडेड फॉर्मेशन दिखेगी। तो प्रूनिंग एंड बीडिंग अगर बोला जाएगा दैट इज सीन मोर इन केसेस ऑफ पीएससी। वर्सेस पैथोलॉजी में भी पीएससी में ही चेंजेस दिखते हैं। पैथोलॉजी में पीएससी में देखा जाता है अनियन स्किनिंग ऑफ बाइल डक्ट। तो सेंटर में जो होगा वो क्या है? बाइल डक्ट। और उसके पेरिफेरी पे अगर आप देखो बाइल डक्ट के आसपास ऐसे राउंड एंड राउंड एक अपीयरेंस बन रही है, मतलब अनियन स्किन फाइब्रोसिस हो रहा है। तो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों में फीचर्स जो दिखेंगे वो पीएससी के दिखेंगे। बट एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिवर है तो कुछ बाइल डक्ट तो आप जानते हो ना, कुछ बाइल डक्ट्स होती हैं जो लिवर के अंदर होती हैं, इंट्रा हिपैटिक, और कुछ बाइल डक्ट होती हैं जो लिवर के बाहर आती है, एक्स्ट्रा हिपैटिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में कौन सी बाइल डक्ट की दिक्कत है, तो प्राइमरी बिलियरी में सिर्फ आई आता है, तो सिर्फ इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की दिक्कत है। पर प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस अगर पूछा जाएगा तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग में आई भी आता है और ई भी आता है। तो फिर मतलब इंट्रा हेपेटिक की भी दिक्कत है और एक्स्ट्रा हेपेटिक की भी दिक्कत है। तो मतलब सिर्फ इंट्रा हेपेटिक में दिक्कत आ रही है तो पीबीसी, अगर इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों में दिक्कत आ रही है बाइल डक्ट में तो पीएससी हो जाएगा। बोथ ऑफ दीज वी वर स्टडीइंग बिकॉज दे वर कॉजेज ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। फाइनली बिलिरुबिनीमिया और जॉन्डिस खत्म हो गया। सो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी सिरोसिस। सिरोसिस को अगर हमें सिंपल दो शब्दों में डिफाइन करना हो तो सिरोसिस में क्या देखने को मिलेगा? नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो नोड्यूल्स कितने साइज के होते हैं वो एक क्लासिफिकेशन है। सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब नोड्यूल्स, अगर नोड्यूल्स 3 mm से कम के साइज के होते हैं तो सिरोसिस को बोलते हैं माइक्रोनोड्यूलर, और अगर ये 3 mm से ज्यादा होते हैं साइज में तो फिर बोलते हैं मैक्रोनोड्यूलर। तो याद करने का क्या तरीका? ये तो बहुत छोटा, बट अगर मैक्रोनोड्यूलर मतलब वेरी वेरी बिग, मतलब 3 mm से ज्यादा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर अगर नोड्यूल्स को देखोगे तो ये काफी 3 mm तो भूल जाओ, ये तो काफी बड़ा लग रहा है, 3-4 सेंटीमीटर का लग रहा है। सो मैक्रोनोड्यूलर इज वेरी वेरी बिग, मच मोर देन 3 mm। वेरी वेरी बिग हमने इसलिए याद करा क्योंकि किन सिचुएशंस में ये पाया जाता है वो इससे याद हो जाएगा। तो V फॉर वायरल हेपेटाइटिस और V जैसा साउंड करने वाला विल्सन डिजीज। वायरल हेपेटाइटिस और विल्सन डिजीज में मैक्रोनोड्यूलर वेरी वेरी बिग नोड्यूल्स दिखेंगे, और बाकी सारी डिजीजेस जो एग्जामिनर लिखेगा उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखेंगे, माइक्रोनोड्यूलर लेस देन 3 mm, जिसमें आपको लिवर में ऐसे लग रहा है कि कुछ सिर्फ डॉट 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 बहुत छोटे छोटे 3 mm से छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। तो बाकी सारी डिजीजेस आप यहाँ पे लिख दो, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस,
ऑल्सो पीबीसी जो अभी पढ़ा, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, तो बाकी सब में माइक्रोनोड्यूलर, वायरल और विल्सन में मैक्रोनोड्यूलर। पर एक चीज है जो दोनों लिस्ट्स में है, मतलब अल्कोहलिक लिवर डिजीज में 3 mm से ज्यादा के नोड्यूल्स भी दिखते हैं, अल्कोहलिक डिजीज में 3 mm से कम के नोड्यूल्स भी दिखते हैं। तो बोथ माइक्रो प्लस मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस इज सीन इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब जो अगली चीज आपको पढ़नी है वो ये कि नोड्यूल्स तो बने, पर नोड्यूल्स क्यों बने, किसने बनाए? तो बीच बीच में जो ये फाइब्रस बैंड्स बनते हैं, इनकी वजह से नोड्यूल्स देखे गए। तो फाइब्रोसिस, अब फाइब्रोसिस को सिंपल शब्दों में पढ़ें तो फाइब्रोसिस मतलब कोलेजन। कौन से टाइप का कोलेजन आता है? कोलेजन 1 and 3, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी 5 मिनट पहले पढ़ा। कोलेजन जो होता है वो कौन से सेल्स ले डाउन करते हैं? दीज आर द स्टेलेट सेल्स। याद है आइटो सेल्स, उसका वो विटामिन ए वाला, सोने वाला, आराम करने वाला वर्जन था, और ये स्टेलेट सेल्स काम करने वाला वर्जन है ना। तो रिमेंबर, स्टेलेट सेल्स कोलेजन बनाएंगे 1 and 3। टाइप ऑफ कोलेजन इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, नाउ आफ्टर दिस अगली चीज जो आपको पढ़नी है सिरोसिस को, ये तो सब आपने अपनी आंखों से देखा ना कि 3 mm से कम, 3 mm से ज्यादा। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे देखना है सिरोसिस, सिरोसिस देखना मतलब आपको देखने का मन है कि वो फाइब्रस वाले बैंड दिखा दो। फाइब्रस बैंड के लिए हमेशा कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? मेसन ट्राइक्रोम, जिसमें हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोलेजन किस रंग का आता है? ब्लू कलर का। तो यहाँ पे जितने भी ये ब्लू कलर वाले बैंड्स आ रहे हैं, लिवर में ये नहीं आने चाहिए, बट अगर ये आ रहे हैं तो इसका सिंपल एक मतलब है कि फाइब्रोसिस हुआ है, मतलब सिरोसिस की तरफ अब लिवर बढ़ चुका है। तो सिरोसिस देखने के लिए जो स्टेन है दैट इज मेसन ट्राइक्रोम। अब इसके कॉजेज अगर हम पढ़ें तो हम ABCDE में इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद A फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फिर हम उसके बाद धीरे धीरे इस निमोनिक को आगे बढ़ाएंगे एंड दैट इज हाउ वी विल फिनिश द चैप्टर। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में ऑब्वियसली बहुत चीजों पर चीज डिपेंड करती है कि सबसे पहले क्या इसके अंदर, क्या पेशेंट ने कितने टाइप, कौन से टाइप की अल्कोहल कंज्यूम करी, क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्या क्वांटिटी थी। पर जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो सबसे पहली चीज अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है फैटी लिवर। ना फैटी लिवर तो एक आम जनता में ज्यादातर लोग ये ये वर्ड का यूज करते हैं, पर हम लोग एज मेडिकल प्रोफेशनल्स वी डोंट से फैटी लिवर, हम बोलते हैं स्टीयोटोसिस। तो स्टीयोटोसिस और फैटी लिवर सेम चीज होती है, बट माइक्रोस्कोपिकली ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस टाइप का फैट है। अगर बहुत छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब माइक्रोवेसिकुलर, और अगर बहुत बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं तो उसे बोलेंगे मैक्रोवेसिकुलर। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में दोनों टाइप के वेसिकल्स दिखते हैं, छोटा छोटा फैट ड्रॉपलेट और बड़ा फैट ड्रॉपलेट भी दिखता है। अब प्लीज इसी एग्जाम में जाके माइक्रो नोड्यूलर और मैक्रो नोड्यूलर से कंफ्यूज मत करना। जब आप नोड्यूल्स देख रहे थे तो आप उसे मेजर कर रहे थे और आप अपनी आंखों से देख रहे थे, माइक्रोस्कोप से नहीं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है फैट के वेसाइकल्स जो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, और इसका कोई साइज का क्राइटेरिया नहीं है। ये दोनों अल्कोहलिक लिवर डिजीज में पाए जाते हैं। अब एक मरीज ने जब अल्कोहल कंज्यूम करी और उसे फैटी लिवर हुआ, तो अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता गया तो जो अगली स्टेज पहुंचेगी उसे बोला जाता है स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन। एंड इसमें माइक्रोस्कोप पे दो चीजें आपको देखनी होंगी, मैलेरी हाइलीन बॉडीज एंड चिकन वाया ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है सबसे पहले, इफ वी गो ऑन एंड इफ वी स्टडी व्हाट इज द मैलेरी हाइलीन बॉडीज, तो सबसे पहले ये देखो, मैलेरी हाइलीन का आजकल जो नाम है, नया नाम, दैट इज मैलेरी डेंक बॉडी। अगर इस फोटो को आप जूम इन करके देखोगे यू विल रियलाइज कि इसमें डेफिनेटली मुझे सेल्स तो दिखाई दे रहे हैं, बट क्या सेल्स के अंदर मुझे कुछ ज्यादा पिंक कलर के सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पिंक कलर का सब्सटेंस दिख रहा है इसी को बोला जाता है मैलेरी हाइलीन बॉडीज। एंड दूसरा चिकन वायर फाइब्रोसिस। चिकन वायर जैसे कि आपने देखा होगा फार्म्स में, चिकन भाग ना जाए तो उसके आसपास एक ऐसी वायर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी एक वायर बनाएंगे, बट वो जो है वो फाइब्रोसिस की बनेगी। फाइब्रोसिस मतलब कौन सा स्टेन? मेसन ट्राइक्रोम स्टेन, मतलब फाइब्रोसिस दिखेगा ब्लू कलर का। तो सेम फोटो ऑल ऑफ यू विल लुक ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की ऐसी वायर की तरह फाइब्रोसिस हर सेल के आसपास, अगर ये सेल है
इस सेल के आसपास आपने फाइब्रोसिस, मतलब ये सेल चिकन की तरह है और इसके आसपास आपने वायर बना दिया, सो दैट इज रेफर टू एज चिकन वायर फाइब्रोसिस, जो आपको हर जगह ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है। दैट इज सीन इन केस ऑफ स्टियाटो हेपेटाइटिस। दोनों चीजें दिखेंगी, मैलेरी हाइलिन भी दिखेगा, चिकन वायर फाइब्रोसिस भी दिखेगी। और अब भी अगर पेशेंट ने अल्कोहल कंजम्पशन नहीं छोड़ा तो फाइनली पेशेंट विल लैंड अप विद सिरोसिस, एंड सिरोसिस के बाद तो आपको पता है वो इरिवर्सिबल। अब इसके बाद तो अगली स्टेजेस किसी तरह सर्वाइवल एंड अल्टीमेटली डेथ। तो जो आखिरी स्टेज, जब सिरोसिस मतलब फाइब्रोसिस होता रहेगा, बट एंड में ना लिवर बचेगा ही नहीं। लिवर एक बेसिकली ऐसे लगेगा जैसे स्कार टिश्यू है, और उस स्टेज को बोला जाता है लेनिक सिरोसिस। लेनिक सिरोसिस मतलब अब लिवर ना के बराबर दिख रहा है, अब ज्यादातर आपको सिर्फ स्कार टिश्यू वहां पे बना हुआ दिख रहा है। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अगली डिजीज में जाने से पहले I just want to touch upon few extra questions. अभी हमने पढ़ा था माइक्रोवेसिकुलर और मैक्रोवेसिकुलर अल्कोहलिक लिवर डिजीज में दोनों पाए जाते हैं, बट होता क्या है? सो प्लीज रिमेंबर, एज यू कैन सी ओवर हियर, माइक्रोवेसिकुलर का मतलब है कि बहुत छोटे 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 ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, तो इसे बोलेंगे माइक्रोवेसिकुलर। और इसी को अगर आप इस वाली स्लाइड में देखो तो जो फैट ड्रॉपलेट्स है वो बहुत बड़े हो गए हैं, सो दे आर नाउ रेफर्ड टू एज मैक्रोवेसिकुलर। कोई साइज का क्राइटेरिया इसमें नहीं होता, तो याद रखना माइक्रोवेसिकुलर में और कौन कौन सी डिजीजेस माइक्रोवेसिकुलर फैटी लिवर दिखा सकती हैं। तो माइक्रो मतलब छोटा बच्चा, तो जितनी भी छोटे बच्चे वाली और प्रेगनेंसी वाली चीजें होती है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू बच्चा, वेदर इट इज अ छोटा बच्चा या प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होना, तो ये सारी चीजें हमें छोटे वाले वेसाइकल्स शो करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस माइक्रोवेसिकुलर फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान फैटी लिवर होता है तो वो माइक्रोवेसिकुलर। दूसरा एक और सिंड्रोम होता है प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड, हेल्प सिंड्रोम, उसमें भी माइक्रोवेसिकुलर। एंड बच्चों में एक डिजीज होती है रेस सिंड्रोम, जो ज्यादातर एस्पिरिन खाने की वजह से, ओवरडोजेज से लिवर में प्रॉब्लम होती है, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी माइक्रोवेसिकुलर। सो रिमेंबर, माइक्रो में सब प्रेगनेंसी और छोटे बच्चे वाली डिजीजेस, वेरएज डाइट और मेटाबॉलिज्म वाली जितनी भी डिजीजेस होंगी उनमें दिखेगा मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। डाइट वाली मतलब ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस, स्टार्वेशन, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, ये जितनी भी डाइट और मेटाबॉलिक वाली चीजें हैं इनमें दिखेगा मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। एक और वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी, इन विच यू सी मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। इनफैक्ट किसी भी हेपेटाइटिस से आपको स्टीएटोसिस या फैटी लिवर दिख सकता है, बट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज कि कौन से हेपेटाइटिस से फैटी लिवर नहीं दिखेगा। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी फैटी लिवर या एनी स्टीएटोसिस विद हेपेटाइटिस बी। बी से नहीं दिखता, बाकी सी से भी दिख सकता है, हेपेटाइटिस डी से भी दिख सकता है। हेपेटाइटिस बी डज नॉट कॉज फैटी लिवर और डज नॉट कॉज स्टीएटोसिस। तो छोटे बच्चे एंड प्रेगनेंसी वाली चीजें माइक्रोवेसिकुलर, एंड सारी जो डाइट वाली चीजें हैं दोज आर गोइंग टू बी मैक्रोवेसिकुलर। सो नाउ कमिंग ऑल द वे back, once you are done with these, we can now move on to the next question that I want to tell you कि मैलेरी हाइलीन या मैलेरी डेंक बॉडीज क्या थी। सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा, जो कि है CK8 और 18। CK मतलब साइटोकेरेटिन 818। अगर साइटोकेरेटिन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, so they will ask you that what exactly is this? This is going to be an intermediate filament. साइटोकेरेटिन एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। कौन कौन सी डिजीजेस में मैलेरी हाइलीन बॉडीज दिख सकती हैं? यूनिवर्सल निमोनिक इज न्यू इंडियन वॉच। एन से आता है नॉन अल्कोहलिक एज वेल एज अल्कोहलिक लिवर डिजीज, दोनों में दिखता है। इंडियन से आएगा इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। डब्ल्यू से कॉपर ओवरलोड विल्सन डिजीज। A for alpha-1 antitrypsin deficiency, T for tumors, and we all know कि liver में कौन से ट्यूमर की बात होगी, hepatocellular carcinoma, C for cholestasis, and H for hepatic diseases, but remember प्राइमरी हेपेटिक डिजीजेस, सेकेंडरी हेपेटिक या बिलियरी डिजीजेस इसमें नहीं आती, बिकॉज अब क्वेश्चन आता है कि वेयर डू यू नेवर सी मैलेरी हाइलीन बॉडीज? दे आर नेवर एवर सीन इन टू सिचुएशंस, दे आर नेवर सीन इन सेकेंडरी बिलियरी डिजीजेस एंड दे आर नेवर एवर सीन इन हीमोक्रोमेटोसिस। एंड यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स एंड मोस्ट स्टूडेंट्स दे से कि अच्छा न्यू इंडियन वॉच में अगर W से कॉपर ओवरलोड था तो H से आयरन ओवरलोड होगा। ये गलती हो जाती है एग्जाम में, डोंट एवर मेक दैट मिस्टेक। हीमोक्रोमेटोसिस में मैलेरी हाइलीन बॉडीज नहीं दिखेंगी और सेकेंडरी बिलियरी डिजीज में भी नहीं दिखेंगी। कॉम्पोजिशन साइटोकेरेटिन 8 एंड 18। अब इसके सारे क्वेश्चंस खत्म करने के बाद वी हैव फाइनली फिनिश्ड विद अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ए से जो अगली डिजीज सिरोसिस कराती है दैट इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। दिस important question is only for INICT. This slide is only for
INICT एस्पिरेंट्स। तो रिमेंबर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मतलब है हमारी खुद की एंटीबॉडी हमें खुद ही आके लिवर को डैमेज करेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एंटीबॉडी बनी क्यों? ज्यादातर ये किसी ना किसी ड्रग की वजह से बनती है। कौन सी एंटीबॉडी बनती है ड्रग इंड्यूस्ड? एंटी LKM2 एंटीबॉडी। ऑप्शंस में होगा कि ड्रग इंड्यूस्ड जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटी LKM1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो रिमेंबर एंटी LKM2। एंड इसके लिए एक मीम था जो आप सबको याद होगा, लॉकडाउन के टाइम आया था कोविड में, ड्रग्स दो ड्रग्स दो। तो हमेशा ड्रग्स के साथ आपको 2 याद करना है, ठीक है। ड्रग्स के साथ कौन सी एंटीबॉडी? एंटी LKM2 एंटीबॉडीज। तो अब INICT में पूछा जाएगा कि माइक्रोस्कोपिकली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या दिखता है। सबसे पहली चीज है इंटरफेस हेपेटाइटिस। इंटरफेस का मतलब होता है दो चीजों के जंक्शन पे, दो चीजें जहां मिलती है वहां पर क्या मिलेगा? आइटिस, इन्फ्लेमेशन। सो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो किसके जंक्शन पे? तो यहाँ पर अगर देखो तो इस तरफ आपको सारे पिंक कलर वाले सेल्स दिख रहे हैं। व्हाट आर दीज? ये हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स कहाँ जाके खत्म होते हैं? जब पोर्टल ट्राइड आता है। तो हेपेटोसाइट्स और पोर्टल ट्राइड के जंक्शन पे मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉट 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 सेल्स दिख रहे हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन दिख रही है। तो दो चीजों के इंटरफेस पे दिख रहा है इंटरफेस हेपेटाइटिस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज नोन एज एम्पेरिपोलेसिस। चैप्टर 2 में पढ़ा था एम्पेरिपोलेसिस वो होता है जब एक बड़े सेल ने छोटे सेल को इनगल्फ कर लिया, बड़े सेल ने छोटे सेल को खा लिया। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सेल है वो लिवर सेल होगा, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी हेपेटोसाइट, और जो छोटा वाला सेल है दैट इज गोइंग टू बी lymphocytes. So if you look over here, यहाँ पे एक्चुअली 3-4 lymphocytes हैं जो हेपेटोसाइट ने खा लिए हैं। तो इस सेल इन सेल फिनोमिनन को बोला जाता है एम्पेरिपोलेसिस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी आर द हेपेटिक रोजेट्स। बिल्कुल रोज पेटल्स की तरह जैसे राउंड अरेंजमेंट होती है वैसे ही हेपेटोसाइट्स एक राउंड अरेंजमेंट में आपको मिलेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोपिकली इंटरफेस हेपेटाइटिस, एम्पेरिपोलेसिस एंड हेपेटिक रोजेट्स, दीज आर द 3 फाइंडिंग्स। Coming back to our mnemonic of ABCDE. So A for the things we are done with. B already you know because biliary diseases that lead to cirrhosis are PBC and PSC that you have studied. C stands for cryptogenic cirrhosis, where the word crypto basically means hidden. तो पहले cirrhosis का reason इनको पता नहीं था, but अब उसका reason पता है. Now that is known as non-alcoholic liver disease. I'm sure all of you know non-alcoholic liver disease. Alcohol की history नहीं होती, but there are things related to metabolic syndrome. जैसे कि patient will have obesity or will be suffering from diabetes or will have elevated cholesterol and triglycerides. All of these are going to come under non-alcoholic liver disease. So please remember, non-alcoholic and alcoholic में only the cause is changing कि यहाँ पे alcohol की वजह से होता है और यहाँ पे कुछ metabolic syndrome की चीजें हैं। Otherwise जो पूरा sequence है वो same रहता है। Even for non-alcoholic liver disease सबसे पहले fatty liver होगा, फिर steatohepatitis and after that there is going to be cirrhosis. So everything else is the same. Coming to D which you have already studied, drug induced में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी LKM2 एंटीबॉडीज। नेक्स्ट कमिंग टू E that is enzyme deficiency, alpha-1 antitrypsin deficiency. This is what you have to study in detail. So if I just ask you about alpha-1 antitrypsin के जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है? It is on chromosome 14 which is a previous year question. And genetics के चैप्टर में हमने पढ़ा था that इस डिजीज का इनहेरिटेंस होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर कल आप जाके अपना टेस्ट कराना चाहते हो ये जानने के लिए कि आपके अंदर alpha-1 antitrypsin एंजाइम नॉर्मल है या डेफिशिएंट है, तो आप अपना जेनेटिक एनालिसिस कराओगे। जेनेटिक एनालिसिस में 3 टाइप की रिपोर्ट्स आपके सामने आ सकती हैं। अगर पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि आपका जीनोटाइप है PIMM, तो उसका मतलब है कि आप नॉर्मल हो, आपके अंदर नॉर्मल alpha-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल्स पाए गए हैं। अगर पैथोलॉजिस्ट ने कहा आपका जीनोटाइप है PIZZ, तो ZZ का मतलब होता है डिजीज, मतलब आप में alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। तो डिजीज की स्पेलिंग ही हमने ऐसे लिखी है, ZZ मतलब डिजीज। और अगर आपका जीनोटाइप थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा सा डिजीज PIMZ आता है, दिस मीन्स यू आर अ कैरियर ऑफ द डिजीज। सो रिमेंबर M मीन्स MM फॉर नॉर्मल, ZZ फॉर डिजीज एंड MZ फॉर कैरियर। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ज्यादातर कहाँ पे स्टार्टिंग होती है? हमेशा चाइल्डहुड ऑनसेट होता है, बचपन में इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इंडिया में बच्चे का नाम रखने से पहले ज्यादातर मदर्स उन्हें किस नाम से बुलाती हैं? तो लाल। इंडिया में सबसे फेमस पेट नेम होता है लाल।
तो लाल इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। तो ये छोटा सा बच्चा होगा, इस बच्चे का नाम हमने रखा लाल, और लाल को क्या होने वाला है, लाल को लाल फैक्टर्स होने वाले हैं। मींस ए फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एंड एल एंड एल से जो दोनों ऑर्गन्स हैं, तो एल से लंग एंड लिवर, लिवर में तो सिरोसिस होगा जो आपका चैप्टर है, लंग में देयर इज पैन एसिनर एम्फाइसीमा। तो छोटा सा बच्चा लाल जिसको लंग और लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी, और कौन से स्टेन से आप इसे कंफर्म करोगे, वो स्टेन जो थोड़ा सा लाल पिंक कलर देता है, एंड दैट स्टेन इज गोइंग टू बी पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंट। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंट, एंड एज आई सेड लाल पिंकिश कलर देगा। सो इस फोटो में आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रैन्यूल्स आए हैं, दे हैव कम आउट टू बी पिंकिश इन कलर, राइट। सो दिस इज अबाउट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, लाल वाली स्टोरी याद रखना। कमिंग बैक टू द कॉजेज, नाउ ABCDE इज डन। अब बाकी के जो 3 कॉजेज हैं, दे आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहला H इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वी विल स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी, बट पैथो वाली जो हेपेटाइटिस बी और सी की फोटोज हैं वो एक बार देख लेनी चाहिए। रिमेंबर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कॉल्ड ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स। ग्राउंड ग्लास मतलब अगर आप एक ग्लास, किसी भी ग्लास को देखते हो तो आप ग्लास के आर पार देख सकते हो, है ना, बट ग्राउंड ग्लास का मतलब जिन ग्लासेस पे थोड़ा सा क्रैक होता है, जैसे आपने ग्लास के ऊपर जो क्रैक्ड वाली ग्लासेस देखे होंगे, तो आप उसके ऊपर पूरे तरीके से आर पार नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत देख सकते हो, तो उसे बोला जाता है ग्राउंड ग्लास। अब आप इन सेल्स का अगर साइटोप्लाज्म देखने की कोशिश करोगे तो वो पूरे तरीके से पिंक नहीं है, कुछ ऐसा बीच में व्हाइट पिंक वाला टोन आता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसे बोला जाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ध्यान से देखो, ये पूरे तरीके से आपको पिंक नहीं दिखेगा, व्हाइट एंड पिंक का एक मिक्सचर दिखेगा। ग्राउंड ग्लास हिपैटोसाइट्स आर सीन विद हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी के साथ क्या दिखता है, सबसे पहली चीज विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1, इफ यू रिमेंबर काउंसिलमैन बॉडीज, सी फॉर काउंसिलमैन बॉडीज, क्या होती हैं काउंसिलमैन बॉडीज, दे आर अ टाइप ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज, छोटा सा पिंक बॉडी, दे कैन बी सीन इन एनी वायरल हेपेटाइटिस, बट ज्यादातर ये हेपेटाइटिस सी के साथ देखी गई है। हेपेटाइटिस सी में एक और चीज देखी जाती है विच वी जस्ट सॉ सम टाइम बैक के इसमें फैटी लिवर के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस सी शोज यू मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस, इफ यू रिमेंबर, तो यहाँ पे बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ में ये जो ब्लू कलर के सेल्स का कलेक्शन है, व्हाट इज दिस, दीज आर गोइंग टू बी द लिम्फोसाइट्स। तो हेपेटाइटिस सी में 3 चीजें, सबसे पहले काउंसिलमैन बॉडीज, दूसरा फैटी लिवर के चेंजेस, साथ में लिम्फोसाइट्स। वेयर एज हेपेटाइटिस बी में क्या है, इट इज गोइंग टू बी ground glass hepatocytes. So that finishes off all the causes of ABCDE हो गया। H for hepatitis। अब 2 लास्ट causes बचे, that is iron overload, hemochromatosis, कॉपर ओवरलोड, विल्सन डिजीज, ये भी सिरोसिस कराते हैं। तो आयरन ओवरलोड दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन क्यों बढ़ रहा है, व्हाट आर द कॉजेस, तो सबसे पहले आता है जेनेटिक कॉज, फैमिलियल कॉज। तो जेनेटिक्स में 2 जीन्स याद करने हैं, HFE जीन एंड HJV जीन। HFE जीन में H से याद आएगा हीमोक्रोमेटोसिस, और FE से याद आएगा आयरन का बढ़ना। तो HFE जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6 और ये हीमोक्रोमेटोसिस के साथ एसोसिएटेड है। HJV जीन, इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज हीमोजुविलिन। तो अगर आप सिर्फ इसके नाम को थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, जुविलिन की जगह जुवेनाइल याद रख लो, तो ये किस तरीके का हीमोक्रोमेटोसिस कराता है, ये बच्चों में हीमोक्रोमेटोसिस कराता है, जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस कराता है। नाउ अदर देन जेनेटिक, अक्वायर्ड कॉजेस कौन से हैं, मोस्ट कॉमन जिस पे क्वेश्चन आता है थैलेसीमिया। हमें पता है थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को हमेशा बार बार हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ता है ब्लड, तो जितना ब्लड चढ़ेगा उसका मतलब है उस ब्लड के साथ आयरन भी उतना जा रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आयरन ओवरलोड भी होगा, हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आयरन है ये कौन से ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होता है, लिवर में तो जाएगा ही क्योंकि लिवर का चैप्टर है, तो सिरोसिस ऑफ द लिवर। इसके अलावा द अदर नेम फॉर हीमोक्रोमेटोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज डायबिटीज। सो नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब कि ये जो आयरन है ये कहीं ना कहीं स्किन में पिगमेंटेशन कराता है, स्किन में ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एवरीवन बिलीव्स कि आयरन मतलब हीमोसिड्रिन, तो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हीमोसिड्रिन की वजह से हो रहा है, बट हीमोसिड्रिन सेकंड कॉज है। एक्चुअली जो यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रहा है वो मेलेनिन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हीमोक्रोमेटोसिस का ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन मेलेनिन हीमोसिड्रिन या दोनों की वजह से, तो दोनों आंसर होगा, बोथ। बट अगर कोई एक सिलेक्ट करना हुआ तो मेलेनिन।
ब्रॉन्ज समझ में आ गया। डायबिटीज मतलब आयरन कहाँ पे जा रहा है, पैंक्रियाज में जा रहा है, और फिर इंसुलिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी तो डायबिटीज होगा पेशेंट को। तो ब्रॉन्ज, डायबिटीज और लिवर से आपको ट्रायड याद हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ दिस सिचुएशन? इट इज गोइंग टू बी फ्लेबोटमी। आप मरीज को बोलोगे कि वो हर महीने जाके 1 यूनिट खून की बोतल डोनेट करके आ जाए। वो खून किसी को आगे चढ़ेगा नहीं क्योंकि उस पेशेंट को आयरन ओवरलोड है, बट इस पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि जब खून की मात्रा कम होगी शरीर में से तो आयरन अपने आप कम हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा गया तो फ्लेबोटमी, बट ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया तो फिर आयरन चेलेटर्स। एंड फार्माकोलॉजी में सबसे फेमस आयरन चेलेटर जिसपे क्वेश्चन आता है डेस्फेरिऑक्सामीन। डेस्फेरिऑक्सामीन के अलावा डेफेरिप्रोन, बेसिकली जिसके अंदर भी फेरी फेरी वर्ड आता है वो सारे आयरन चेलेटर्स होते हैं। दिस इज द समरी ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। सिमिलरली एक और ओवरलोड डिजीज है, कॉपर ओवरलोड डिजीज, जिसका नाम है विल्सन डिजीज। ये भी लिवर में सिरोसिस कराता है। विल्सन डिजीज का जीन है ATP7 जीन, 7B जीन। ये बहुत जरूरी है याद रखना। ATP7B जीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। ये क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ATP7A जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं विच इज एसोसिएटेड विद मेंकेज डिजीज। तो मेंकेज डिजीज इज ATP7A एंड विल्सन इज ATP7B। तो कॉपर ओवरलोड जो होगा वो कौन से ऑर्गन्स में जाएगा? लिवर में तो जाएगा ही जाएगा, तभी तो हम सिरोसिस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आई कैन सी के कॉपर आईज में गया। जब आईज में गया तो इसने यहाँ पे एक रिंग बनाई। इस रिंग का नाम आई एम श्योर सबको पता है, द केज़र-फ्लेशर रिंग। तो ये जो कॉपर है ये कौन से पार्ट में जाता है? ये एक्चुअली आईज के कॉर्निया में जाता है। एंड कॉर्निया की भी कौन सी मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट होगा? इट इज गोइंग टू गेट डिपॉजिट इन द डेस्मेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया। ओके, सो कॉपर वेंट इनटू द लिवर, कॉपर वेंट इनटू द आईज, एंड फाइनली कॉपर गोज इनटू द ब्रेन। ब्रेन में it can go to what all organs? It can go to putamen, it can also go to putamen, parts of basal ganglia। and patient के अंदर या तो psychosis के features आएंगे, कुछ patients में Parkinson's के features भी आ सकते हैं। तो these are the 3 organs, that is liver, eyes and brain। अब lastly इसकी treatment पूछी जाए तो इसमें जैसे आयरन में आयरन चिलेटर्स दिए थे, तो कॉपर में हम कॉपर चिलेटर्स देंगे, और एक ड्रग है जिसका नाम है ट्राइएंटीन विच इज अ कॉपर चिलेटर फैमिली, तो वो ड्रग आप दे सकते हो। Finally, all the causes that you had to know for cirrhosis have been covered. So cirrhosis topic khatam, but ये chapter khatam करने से पहले there is one last thing that I want to teach you is liver tumors. Now liver tumors में malignancy शुरू करने से पहले अगर पूछा गया which is the most common liver malignancy, तो most common liver malignancy is going to be metastasis। मतलब जैसे कोलन कैंसर लिवर की तरफ आ गया तो स्प्रेड, मेटास्टेसिस ज्यादा कॉमन है। बट प्राइमरी ट्यूमर पूछा गया तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में आएगा इस क्लासिकल HCC। उसी का एक छोटा सा वेरिएंट है, वैरायटी है, जिसे बोला जाता है फाइब्रोलैमुलर वेरिएंट ऑफ HCC। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, कोई एक पढ़ लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो याद करो, यूजुअली आपने HCC जब सुना है तो किस एज के बाद सुना है? 40 इयर्स की एज के बाद सुना है। बट फाइब्रोलैमुलर वेरिएंट जो होता है वो डिफरेंट है, वो 19 एंड 20 इयर्स की एज में ज्यादा देखा गया, यंग पेशेंट्स में देखा गया। जेंडर वाइज HCC क्योंकि अल्कोहल के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हो तो मेल्स के साथ ज्यादा देखा गया है ये कैंसर। एंड साथ में दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। वेरस फाइब्रोलैमुलर में कोई मेल फीमेल का बायस नहीं है, ये इक्वली मेल्स और फीमेल्स में देखा जाता है, और इसका हेपेटाइटिस B और C से कोई लेना देना नहीं है। तो ना ये अल्कोहल की वजह से है, ना ये हेपेटाइटिस की वजह से है, तो ये है किसकी वजह से? दिस इज गोना बी बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19। सो इफ समवन आस्क्स यू कि कौन सी एज में देखा जाता है, 19 ईयर्स में देखा जाता है। कौन से क्रोमोसोम की डिलीशन की वजह से होता है? 19 की डिलीशन की वजह से होता है। अब अगला निमोनिक पढ़ते हैं, ट्यूमर मार्कर। आई थिंक नियोप्लेजिया चैप्टर में यू रिमेंबर HCC का ट्यूमर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन, वो लेवल बढ़ा होगा। बट फाइब्रोलैमुलर वेरिएंट में अल्फा फीटोप्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो क्या बढ़ा होता है? 19 की तरह एक नाम है न्यूरोटेंसिन। हमने बस टेंसिन सिर्फ नाम याद करने के लिए करा है। सो जो चीज बड़ी होती है ब्लड में दैट इज गोइंग टू बी न्यूरोटेंसिन। सो 19 की एज होगी, 19 का क्रोमोसोम डिलीट होगा, न्यूरोटेंसिन विल बी द ट्यूमर मार्कर। नाउ लेट मी कम टू द स्प्रेड। तो हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा एक्सेप्शंस में आता था, ये हिमैटोजीनस ब्लड वेसल के थ्रू स्प्रेड करता है, तो इसका फाइब्रोलैमुलर वेरिएंट उल्टा होगा, वो लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू स्प्रेड करेगा।
प्रोग्नोस्टिकली सबने सुना हुआ है कि हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा का प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है, इट हैज अ बैड प्रोग्नोसिस, बट फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट का प्रोग्नोसिस थैंकफुली अच्छा होता है। 19 ईयर्स के यंग पेशेंट में आप बैड प्रोग्नोसिस नहीं देना चाहोगे, थैंकफुली भगवान ने भी ऐसा नहीं दिया, तो इन पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। दिस इज द समरी दैट यू हैड टू नो फॉर HCC। बट INICET स्टूडेंट्स के लिए, बिफोर आई एंड द टॉपिक, देयर आर सम न्यू ट्यूमर मार्कर्स दैट हैव कम। These are going to be arginase 3, glypican 3 and HepAR1. Hep तो याद रह ही जाएगा because hepatic, hepatocellular carcinoma. तो HepAR1 तो याद रहेगा, दो 3s याद कर लो, arginase 3 and glypican 3. These are new markers for hepatocellular carcinoma. This is only important for INICET aspirants. So yes, on that note, we finish off the hepatobiliary system and now we will move on to the next chapter.